बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान को इस वक्त एक रीसेट बटन की ज़रूरत है कि वो बटन दबे और सारी चीज़ें जो है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएं, कोर्स करेक्शन की तरफ हर चीज़ चली जाए, जो जिसका काम है वो उसी तरह से करे। अभी मैं देख रहा था किसी जगह पे ये खबर चल रही थी कि हमारे वज़ीर दाखिला के अमेरिका दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा जो है वो दाता दरबार पहुंच गए। तो मुझे लगा शायद किसी ने ऐसी तंज में लिखा है, लेकिन वो सच में ठीक खबर थी। तो ये तो खैर एक छोटा सा पहलू है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हर रोज़ देखते हैं। मतलब हर गुजरते दिन के साथ अदालती मामलात हो, सियासी मामलात हो, कहीं ना कहीं बहरान गहरा होता जा रहा है। और अपने ख़ित्ते में या दूसरे ममालिक की तरफ अगर हम देखें ना कि उनकी तरजीहात क्या है, हम उनकी तरजीहात को देख देख के खुश होते रहते हैं। और जब आप अपने मुल्क की सूरत हाल देखें तो ऐसा लगता है एक ख़ास पॉइंट के ऊपर कहीं फंसे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं रहे। सुबह होती है, मुकदमात का आगाज़ हो गया, अदालतें लग गई, FIR चालान जमा हो रहे हैं। शाम होती है तो पता चलता है जनाब जजेस की तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास फ़लाँ तारीख को बुला लिया, हाई कोर्ट में इतने जजेस आ गए। एक ख़ास दायरे के इर्द गिर्द ही सारे मामला जो है ना वो चलते जा रहे हैं, जैसे हर चीज़ मैनेज हो रही है, कंट्रोल हो रही है। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि मीडिया के लोग जो हैं वो PTI के पास पहुंचे हुए थे कि जनाब पीका आ रहा है तो मिलकर आवाज़ उठाएं। और PTI ने अपने एलामिये में लिखा कि PTI मीडिया के साथ खड़ी है। मीडिया भी थोड़ी सी हिम्मत करे ना कि PTI के साथ कहीं पे खड़ा हो जाए, कहीं स्टैंड कर ले। मतलब जिस पार्टी के चेयरमैन की तस्वीर तक नहीं चला सकते, उसके अलावा कौन सी ऐसी जमात है जो आपके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी है। ये पीका कानून जो आ रहा है ये PTI के अगेंस्ट तो नहीं आ रहा ना, ठीक है उसके असरात PTI के ऊपर आएंगे, लेकिन दर हकीकत तो ये मीडिया, सोशल मीडिया इस हवाले से है ना। तो आज कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इन लोगों के साथ खड़ी है, एहतजाज कर रही है? सिर्फ एक जमात PTI, जिसका एहतजाज हमने मैसिव देखा, जो PFUJ के साथ भी खड़ी है, सहाफ़ियों के साथ खड़ी है, ऐवान के अंदर भी बाहर भी हर जगह पर एहतजाज वो कर रहे हैं। और वो भी ऐसे लम्हात में जब पिछले साल डेढ़ साल में कुछ मखसूस मीडिया ग्रुप्स का रवैया उस पार्टी की जानिब कैसा रहा। मतलब मीडिया ट्रायल से लेके हर चीज़, एक तरफा बयानिया हो या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं, सामने है, डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। अब एक ऐसे माहौल में जब एक पार्टी को ये लग रहा है कि उनके ऊपर इंसाफ का तकरीबन हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, मतलब वो जिस दरवाजे की जानिब जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई अरेंजमेंट हो रहा है। मतलब मैक्सिमम कोई क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यहाँ भी एडिशनल जजेस, वहाँ भी एडिशनल जजेस, ये सारा कुछ हुकूमत के वोटों से जजेस आ रहे हैं, हुकूमत के वोटों से सारा कुछ हो रहा है। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो मैक्सिमम क्या कर सकती है, उसके पास आ जाके ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? एहतजाज भी करके देख लिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैकअप प्लान क्या है, क्या हो सकता है, मैक्सिमम PTI क्या कर सकती है? तो अब उन्हीं सारे ऑप्शंस के ऊपर जो बैकअप प्लान के तौर पे काम आ सकते हैं, उनके ऊपर काम जारी है। और अपनी मालूमात की बुनियाद पर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है ना कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है, जो बाकी सियासी जमातों के लोग हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, बड़ा एक ग्रुप बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैकएंड पर हो रही हैं और उनके हवाले से काफ़ी तेज़ी से डायरेक्शंस भी आ रही हैं अडयाला जेल से भी, और उनके ऊपर ना सिर्फ इम्प्लीमेंट हो रहा है बल्कि काफ़ी हद तक काम आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए कुछ और सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी। 3 केसेस मैंने कल आपको बताए थे। दिन के इख्तिताम तक उन केसेस का क्या बना, क्या सूरत हाल रही, किसका पलड़ा भारी रहा, जस्टिस मंसूर का या आइनी बेंच वाले साहिबान का, तो मुकम्मल तफसील आपको बतानी है। लेकिन पहले थोड़ी सी इमरान खान के हवाले से मैं आपको अपडेट्स बता दूँ। आज इमरान खान की अल-कादर ट्रस्ट केस में जो उनको सज़ा सुनाई गई है 14 साल की, उसको चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया गया है और 26 के करीब वकला की टीम, मैंने आपको बताया था, इमरान खान के इस केस को डिफेंड करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार है। मरकज़ी तौर पर तो सलमान सफदर साहब ही होंगे इसका हिस्सा जो आर्ग्यू करेंगे, लेकिन उनको मुआवनत करेगी 26 रुकनी वकला की टीम। और आज ये केस दायर कर दिया गया, यानी मरकज़ी जो अपील है वो अब फाइल हो चुकी है। तो ये केस कब फिक्स होगा, कौन इसको सुनेगा, कौन सी अपडेट्स आएंगी, वो सारी मैं फर्दर आपको बताता रहूँगा साथ साथ। लेकिन आज एक और केस भी था, आपको याद है इद्दत केस में इमरान खान को बरी कर दिया गया था। उसके खिलाफ खाबर मानेगा साहब को ज़रा कोई आराम सुकून नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसके खिलाफ अपील में जाऊंगा, क्योंकि जितनी बातें हो चुकी हैं, जितना उनके बारे में कहा गया, वो शायद उनको लगा कि अभी कम है, थोड़ा और भी चाहिए उनको। तो उन्होंने अपील कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको मैंने कल बताया था कि वो केस जो है वो फिक्स हो चुका था। आज उसकी समाअत हुई। जस्टिस आज़म खान जो नए जज आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एडिशनल जज, उनके पास ये केस लगा था, लेकिन इमरान खान के वकला ने उन पर एतराज़ कर दिया कि जनाब आप ये केस ना सुने। तो जस्टिस आज़म खान ने इद्दत केस से अलहदगी इख्तियार कर ली है और ये केस जो है वापस भेज दिया गया है
चीफ जस्टिस को केस के ऊपर अलग से बेंच बनाए। और मेरा ख्याल है ये इद्दत का केस ऐसा केस है जिस पे शायद कोई भी इतनी आसानी से हाथ नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस पड़े हैं। अगर आपने इन्हीं मामलात को लेके आगे चलना है या मकसद ये है कि इमरान खान जेल में रहे या बाहर ना आ सकें, तो इद्दत केस में सिवाय शर्मिंदगी के या रुसवाई के और मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। एनीवेज़, इसलिए जज साहब ने भी मुनासिब समझा कि इस केस से जैसे ही एतराज़ हुआ उन्होंने अब केस से हाथ खींचा और भेज दिया चीफ जस्टिस के पास कि वापस वो बेंच बना ले जो भी नया बनाना है। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आज इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद पहली मुलाकात हुई है। अडयाला जेल वो पहुँचे और इनसाइड क्या बातचीत हुई है मुझे उसकी डिटेल का इल्म नहीं है, लेकिन जो बाहर गुफ्तगू हो रही है पार्टी के लोगों से, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं या ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि पीटीआई अब ये समझ चुकी है कि अदलिया से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनको इतनी आसानी से तो रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो अब पीटीआई कर क्या सकती है, ऑप्शंस क्या हैं, उनकी तरफ जाने की तरफ सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई मार्च या अप्रैल में दोबारा कोई ना कोई मूवमेंट शुरू कर सकती है, कोई ना कोई सड़कों के ऊपर आने के हवाले से। इसका इंडिया खुद आज हुकूमती लोगों की तरफ से भी आ रहा है कि शायद पीटीआई दोबारा 26 नवंबर जैसी सिचुएशन करना चाह रही है, क्योंकि आज मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान थे हुकूमत के, इरफान सिद्दीकी, वो गए आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए, उनको सारी सिचुएशन बताई मुज़ाकरात के हवाले से। वैसे तो उन्होंने कल इजलास बुला लिया है, लेकिन पीटीआई उस इजलास में नहीं जा रही। तो अब करना क्या है, क्या हुकूमत के लोग जाके इजलास में बैठे हैं, ऐसा भी कोई मुनासिब नहीं लगता उनको। तो सारी डिटेल जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने रख दिया और उनका एक मुख्तसर सा आज पहली मरतबा बयान भी जारी हुआ इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से। और वो ये राय रखते हैं कि मुज़ाकरात ही बेहतर हल है, बेहतर ज़रिया है आगे बढ़ने का और अफरा तफरी की सी सिचुएशन कम करने का, और किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मुल्की तरक्की रोकने की राह में रुकावट बने या ये धरने जलसे इस तरह की सिचुएशन। ये उनकी जानिब से एक नैरेटिव आया। तो कहीं ना कहीं ये सोच पाई जा रही है कि शायद पीटीआई सारे दरवाजे बंद देके वापस उसी जगह पे आ जाए सड़कों पे आने के हवाले से। ये पार्टी के अंदर कुछ हालिया तब्दीलियां जो कर दी गई हैं और जिनके बारे में बाज़गिश्त है या होने वाली है ना, ये सारा उसी चीज़ का तसलसल है कि किस तरह से पार्टी को मोबिलाइज़ करना है। और इसकी जो रिहर्सल है, अगर सड़कों के ऊपर आना है या वॉट एवर जो भी है, इसकी जो रिहर्सल है वो आप समझ लीजिए कि 8 फरवरी है। 8 फरवरी को जो इमरान खान की डायरेक्शन पर यौम सियाह मनाने का फ़ैसला हुआ है और सवाबी में एक बड़ा जो गैदरिंग है या जलसा जुलूस कुछ भी आप कह लें वो होने जा रहा है। तो ये सिर्फ सवाबी में ही नहीं होगा, मुल्क भर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो एक बार फिर से आपको वो मोमेंटम या माहौल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो इस रिहर्सल के बाद पता चलेगा अवाम का मूड क्या है और पीटीआई क्या करना चाहती है। ये उनका बैकअप प्लान होगा जिसके ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद शुरू हो चुका है बल्कि और भी तफसीलात आएंगी। तो जैसे ही कुछ चीज़ें मैच्योर होंगी आपके सामने रखूंगा। फिर आज पीटीआई ने एक एपीसी का इजलास भी बुलाया इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और अली अमीन गंडापुर उसकी सदारत कर रहे थे। उसी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जहाँ से उनको अरेस्ट करने की एक कोशिश हुई, उसी जगह पे, उसी लॉन में वो बैठे। उनके साथ कुछ मजहबी उलमा कराम भी बैठे, कुछ मुख्तलिफ जमातों के लोग जैसे जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी पहुंचे हुए थे, और भी कुछ जमातों के मेंबरान को दावत दी गई थी। तो ये जो एपीसी थी ये तो बेसिकली जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से थी कि सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड रखा जाए। जो सियासी फ्रंट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो ज़रा अलग अलग नौइयत की हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त की। मैंने आपको कल बताया था कि 3 हाई प्रोफाइल केसेस थे बैक टू बैक। तो आज पूरा दिन एंड तक हुआ क्या है, बेसिकली तौहीन अदालत का मुकदमा भी था, 26वीं तरमीम भी थी, मंसूर अली शाह वर्सेस बाकी जजेस। तो एंड रिज़ल्ट क्या रहा ज़रा आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, और फिर इसके बाद ट्रंप का पहला बड़ा एक्शन वो भी आपसे डिस्कस करना है जिसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। मतलब ट्रंप ने अपना मूड बता दिया है कि जो उनसे ताउन नहीं करेगा उसके साथ होगा क्या। ट्रैवल बैन, वीज़ा पर पाबंदी, हुकूमती अफसरान से मुताल्लिक सख्त पॉलिसी बल्कि सख्त इक़दामात, और क्या क्या कुछ उनके बास्केट में है। ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, मिस मत कीजिएगा, बताऊंगा आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिटेल ज़रा पहले जान लें। आज 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की जो इब्तदाई समाअत थी यानी पहली समाअत वो हुई है। इसमें मुमकिना फुल कोर्ट तश्कील देने और इस केस की बराह रास्त नशरियात किए जाने के हवाले से जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो दरख्वास्त गुजार हैं हामिद खान, जिन्होंने चैलेंज किया है इस तरमीम को, उनका मरकज़ी नुक्ता यह है कि आईने पाकिस्तान को 1973 की असल शक्ल में वापस बहाल किया जाए और 26वीं तरमीम को रिवर्स कर दिया जाए। अब इस फैसले की जो दोबारा समाअत है वो होगी
3 हफ्तों के बाद, अभी तो नोटिस जारी हुए ना, पहली समात में यही होता है कि मुतल्लिका फरीकैन जो हैं उनको नोटिस जारी करके बुला लिया जाता है। इसकी समात मुलतवी कर दी गई है 3 हफ्तों तक के लिए। अब जब इसकी दोबारा समात होगी उससे पहले कुछ नए मेहमानों की एंट्री होगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुमकिना जो फुल कोर्ट बन सकता है उससे पहले पहले सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने का काम या मिशन शुरू हो चुका है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त के जजेस हैं उनके साथ अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है तो उसका मुमकिना नतीजा ऑलमोस्ट वैसा ही निकलेगा जैसा मखसूस नशिस्तों के केस में आया था, यानी 8 जजेस की अक्सरियत एक तरफ हो गई थी और बाकी सारे जजेस अकलियत में रह गए थे, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो लोग थे। अब उस किस्म की अकलियत को अक्सरियत में बदलने का एक ही तरीका है कि इजाफी जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं। पहले आपको पता है 2 एडहॉक जजेस आ चुके हैं, अब मज़ीद 8 जजेस भी लाने का एक ऑप्शन है आईनी तरमीम के बाद। उसके लिए एक इजलास होता है जो कि रस्मी सी कार्रवाई है। 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है। उस इजलास में इसकी मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, टोटल 5 हैं, 4 सूबों की और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके जो 5 सीनियर जजेस हैं, सारे 5 इस हाई कोर्ट के, 5 इसके, 5 इसके, तो 25 टोटल जजेस, उनमें से 8 का इंतखाब होना है। और इंतखाब कैसे होना है, ये जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर उसमें वोट्स के ज़रिए इनका इंतखाब किया जाएगा। और वोट्स जो हैं वो हुकूमत के पास हैं, मतलब ठीक है उसमें पीटीआई के भी 2 वोट हैं, लेकिन जो अक्सरियती वोट्स हैं वो हैं हुकूमत के पास। तो हुकूमत जिसको चाहेगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे ला सकती है। पीपल्स पार्टी चाहे या मुस्लिम लीग नून चाहे, वो अपनी पसंद के जज को आराम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी चूँकि जज साहब को लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन से जज साहब जा सकते हैं। तो इस टाइम सबके हॉट फेवरेट जो हैं वो आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनको हाई कोर्ट से ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा डिस्कस किया जा रहा है कि उनको तो ले जाना बनता है और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको नज़रअंदाज करके किसी और जज साहब को ले जाया जाए। तो उसके लिए लेकिन फिर ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आमिर फ़ारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो फिर उनकी जगह पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, क्योंकि इस टाइम जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। तो हुकूमत तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त चीफ जस्टिस बन जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जैसे मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट थे, वो नहीं बन सके या नहीं बनने दिया गया, उसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी का भी मुझे नहीं लगता नंबर आएगा। तो उनके लिए फिर या तो लाहौर हाई कोर्ट से लाया जा सकता है किसी जज को, या कोई एडिशनल जज साहब हो सकते हैं उनमें से, या जो 5 सीनियर जजेस होते हैं उनमें से अगर इंतखाब करना है तो किसी और जज साहब को लगाया जा सकता है। तो देखते हैं किसके नाम पूरा निकलता है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और हाई प्रोफाइल केस का फैसला सुनाया गया है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, लेकिन वो बताने से पहले मैं क्विकली ज़रा 1-2 मिनट में वाइंड अप कर दूं ये ट्रंप का आज का एक बड़ा एक्शन, जिसके नतीजे में पता चल गया है कि उनके अज़ाइम क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं जो उनके साथ ताउन नहीं करेगा। तो मामला शुरू हुआ है कोलंबिया से, और कोलंबिया और अमेरिका के दरमियान कुछ गैर कानूनी मुकीम अफराद का ये मामला था जो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं ना, गैर कानूनी तौर पर जो वहाँ पे मुकीम है। तो ट्रंप ने, आपको पता है, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। जितने भी दूसरे ममालिक से लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको भेजने का फ़ैसला किया गया था, और शुरुआत हुई है कोलंबिया से। कोलंबिया के जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद थे, ट्रंप ने उन तमाम को इलीगल क्रिमिनल्स कहते हुए अपने मुल्क वापस भिजवा दिया, त्यारों में सवार किया और उनके मुल्क रवाना कर दिया। लेकिन कोलंबिया के जो सदर थे उन्होंने इन तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क में कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मुल्क बदर किए जाने वाले इन अफराद को ले आने वाली जो परवाज़ें हैं उनको उतरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बड़े महज़ब तरीके से या बावकार तरीके से आप इनको भेजें, जब बावकार तरीके से भेजेंगे तब सोचेंगे। तो ट्रंप ने फौरी इस मामले पर जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि जब उनका डिसीजन है कि अपने मुल्क से उन्होंने गैर कानूनी मुकीम लोगों को भेजना है और कोलंबिया आगे रेजिस्ट कर रहा है इस मामले पर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन के नतीजे में उन्होंने कोलंबिया पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। और पहली पाबंदी ये लगाई कि 25% तक टैक्स आयद कर दिया कि जो भी मेड इन कोलंबिया प्रोडक्ट अमेरिका तक आएगा उसके ऊपर 25% तक टैक्स आयद होगा, जो कि बढ़ के अगले मरहले में 50% तक जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसमें ऐड किया गया ट्रैवल बैन, और वो भी इमीडिएट ट्रैवल बैन, यानी फौरी तौर पर उनके अमेरिका आने पर पाबंदी। जितने भी हुकूमत में शामिल लोग हैं उनके वीज़ा
वीज़ा रिवोक कर दिए गए, यानी वीज़ा उनके रोक दिए गए फौरी तौर पे। और सिर्फ हुकूमत में शामिल लोग ही नहीं, तमाम सरकारी अफसरान भी इन पाबंदियों की जद में आए। फैमिली मेम्बरान, रिश्तेदार और हुकूमत के साथ साथ जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको सपोर्ट करने वाले, ये तमाम लोगों के ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई विद इमीडिएट ट्रैवल बैन। तो जब कोलंबिया को ये पता चला कि 25% तक इम्पोर्ट टैक्स है और जो जाएगा 50% तक, और फिर हुकूमत समेत सारे अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, सपोर्टर्स, इत्तेहादी, फैमिली मेम्बरान, सबके ऊपर वीज़ा पाबंदियाँ, तो फिर तो मामला सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी हो गया। और सिर्फ यही नहीं, साथ में बॉर्डर के ऊपर सख्त सिक्योरिटी चेक भी लगा दिया गया कि जो भी कोलंबिया से आना चाहे, उनका सिविलियन भी, उसके ऊपर भी सख्त सिक्योरिटी चेक रखा जाए। तो ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई उनके लिए जिसको फौरी तौर पे उन्होंने टैकल करना था। तो कोलंबियन गवर्नमेंट ने फिर वापस दरख्वास्त की कि जनाब हम अपने जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको लेने के लिए तैयार हैं, आप भेजिए। तब जाके ये मामला कहीं हॉल्ट हुए। तो ट्रंप ने अपनी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर कर दी है कि जो उनके साथ ताउन नहीं करेगा उसके साथ वो किस तरह से आगे चलेंगे। अब आ जाइए वापस ज़रा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने थोड़ी और आपको अपडेट बतानी थी। आज एक और हाई प्रोफाइल केस था जिसका फैसला सुनाया गया है, और वो आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये फैसला सुनाया। और मामला था रेगुलर बेंच से केस लेके आइनी बेंच को मुंतकिल करने का कि जजेस का इख्तियार समात जो है वो किस तरह से छीन लिया गया, एक इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर को कैसे बाईपास किया। इस मामले पर आपको पता है एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, फिर वो फैसला महफूज हुआ और रातों रात एक इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल हो गई और वो फौरी समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई और आज दिन 1 बजे उसकी समाअत होना थी। लेकिन सुबह सुबह 9 बजे मंसूर अली शाह साहब ने इस केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उनको तौहीन अदालत का जो नोटिस भेजा गया था वो वापस ले लिया गया और ये करार दिया कि वो बेकसूर है। और इसके साथ ही जो रातों रात अपील फाइल हुई थी एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील, वो गैर मौसर कर दी। उसके लिए जो लार्जर बेंच बना था उसको सुनने वाला वो फिर कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जिस मामले को लेकर एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से अपील दायर की गई थी वो मामला ही अदालत ने ख़त्म कर दिया, तो सुनने के लिए बचा ही कुछ नहीं था। तो ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल आज जो फैसला लिखा गया है उस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मामला भिजवा दिया है चीफ जस्टिस को कि वो इस मामले पर फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट बना के ये मामला तय किया जाए कि जनाब अब क्या हो सकता है इस मामले पर। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल कोर्ट जो भी बनेगा उससे पहले 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना बड़ा ज़रूरी हो गया है, नागुज़ीर हो गया है, क्योंकि फुल कोर्ट कोई भी फ़ैसला ऐसा दे सकता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकता है या यूँ समझ लीजिए निज़ाम के ख़िलाफ़ जा सकता है। तो इसके लिए 8 जजेस का आना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, आपको फर्दर भी अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।